हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत में दिल्ली सल्तनत टॉपिक में सबसे पहले गुलाम वंश से संबंधित 18 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसके बाद हम सब अगले पार्ट में भी इस तरह से करके सारे गुलाम वंश के बाद जो भी हैं दिल्ली सल्तनत में सभी को एक एक करके हम लोग सब देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे और जो भी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 पे बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और अंत में आप यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गुलाम वंश के बारे में बताया जा रहा है। गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में कहा जा रहा है तो कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए और जिसका संस्थापक देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डेट के साथ। और यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, तब वे सभी तुर्क थे और उनके जो वंश पृथक पृथक थे। ठीक है, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि अंततः इस सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर देख सकते हैं कि बातें बताई जा रही हैं कि प्रारंभिक देख सकते हैं कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त था। ठीक है, देख सकते हैं कि बातें हो रही है ममलुक सुल्तान भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इन तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो कि लाख बख्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देख सकते हैं इल्तुतमिश था, बलबन था और मोहम्मद बिन तुगलक था या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि दिल्ली सल्तनत की उस सुल्तान के बारे में पूछा जा रहा है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी कि लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। किसे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। देख सकते हैं कि फरिश्ता ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक को पुकारते हैं। ठीक है, इनकी एक उपाधि देख सकते हैं कुरान ख्वाब भी था। ठीक है, और ऐबक को साहित्य के अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। ठीक है, और तत्कालीन देख सकते हैं कि विद्वान हसन निजामी और फर्क ए मुदवीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, देख सकते हैं कि उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताई गई है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि ऐबक ने दिल्ली में कुबल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि आखिर कुबल उल इस्लाम क्या है और देख सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद था। ठीक है, जिसका निर्माण कराने वाले कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। देख सकते हैं उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था, इन कंप्लीट नहीं किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, और जबकि इसे इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, उसके बाद और भी देखा जाता था जो कि फिरोज शाह तुगलक यानी कि इसको उसी के समय में उसको और भी मतलब कि मरम्मत करवाए गए थे। ठीक है, देख सकते ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान को उपाधि धारण नहीं की। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुतुब ऐबक था, उन्हें सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया, जो कि एक धर्म गुरु होते हैं उनका उपाधि इन्होंने धारण नहीं किया था। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ बातें और कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, गयासुद्दीन तुगलक की या फिरोज शाह तुगलक की। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें की जाए तो कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य के जो प्रारंभ करने वाले कुतुब ऐबक था, लेकिन उसको पूरा कराने वाले इल्तुतमिश था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि फिरोज शाह तुगलक ने बाद में जब कुछ उसको मंजिले में मतलब कि टूट गया था बिजली गिरने से, तो उसको बाद फिर उसको और ऊपर बनाने के काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। लेकिन यहाँ पर गैस बलवन की जो बातें हो रही है तुगलक की, गैस तुगलक की, इन्होंने इसकी मतलब कि इसका कोई योगदान नहीं था, ठीक है। तो आप इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कुतुब मीनार के निर्माण जो कि कुतुब ऐबक ने प्रारंभ किया था और उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवा दिया था, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखें, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन उलझा कर पूछे जाते हैं। और देख सकते गैस तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कुतुब ऐबक की राजधानी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि लाहौर में, दिल्ली में, अजमेर में या फिर लखनऊ में। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुतुब ऐबक की जो राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर में थी। कहाँ? तो लाहौर में राजधानी थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया, तो बाद में लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुब ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। जब किसकी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तब। उसके बाद ऐसा था कि अंत में उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण कर लिया। कौन? कुतुब ऐबक। तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ, ठीक है, यानी कि गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद कहते हैं कि ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ठीक है। और गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राजपूत अधिकारी तजुद्दीन यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी, ठीक है। देख सकते हैं कि तजुद्दीन था, यल्दोज था और नसरुद्दीन कुबाजा, ये सारे जो लोग थे ये सब क्या थे? उसके मतलब तरफ से काफ़ी उसको परेशानी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के दास थे, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखनी है। और आगे देख सकते हैं कि कुतुब ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे पक्ष में कर लिया, ठीक, किंतु यल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा, ठीक है। तो सोचा कि वो कुबाचा से शादी कर दिया, लेकिन बाद में फिर और उसकी तरफ देखा जाए तो यल्दोज की तरफ से भी खतरा उनके साथ जो बना रहा था, ठीक है, यानी समस्या समाधान नहीं हो पाया था। यही कारण है कि ऐबक सदा जो लाहौर में ही रहा और उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला था, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में उलझा कर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सुल्तान कुतुब ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली हम ऑप्शन पर आते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो बातें हो रही, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चोगान की कीड़ा यानी कि खेलते के दौरान अश्व यानी कि घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि कुतुब ऐबक की मृत्यु चोगान के खेल यानी कि आधुनिक पोलो की खेल की भांति का एक खेल जो अभी पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है, से क्या हुआ था? घोड़े से गिरने के बाद दौरान देख सकते हैं कि 1210 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर में ही दफना दिया गया, यानी जो भी उसका कब्र है कहाँ पर है? लाहौर में ही है, ठीक है। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता था, ठीक है, ना कि वास्तु संस्थापक माना जाता था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 5 का 1 कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए, दिल्ली को सल्तनत के रूप में राजधानी को स्थापित किया था किसने? बातें हो रही है। ऑप्शन है कुतुब ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या फिर मुजीदुद्दीन गौरी ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश था, ठीक है, क्योंकि ऐबक की तो मृत्यु हो गया वहाँ पर ही, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि इल्तुतमिश जो कि 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक देख सकते हैं कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और इससे पूर्व देख सकते हैं कि ऐबक ने लाहौर
ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था, यानी कि जो ऐबक था, खुद ऐबक था, उसने लाहौर से शासन किया था। लेकिन जब उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश देख सकते हैं कि जो कि इन्होंने क्या कि दिल्ली को अपनी राजधानी स्थापित कर दिया था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। यानी देखा जाता है तो सल्तनत काल में सबसे पहले किसी ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था, कौन था? तो इल्तुतमिश से चलाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के देख सकते हैं कि जो चांदी का टाका था जो कि 175 ग्रेन का था, और तांबे का जितना जो कि उसने प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ मैं टोटल 18 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यानी कि 18 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ये 18 क्वेश्चन आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आपके बनने की संभावना हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपके डिस्कशन के माध्यम से मैं लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए थे, चांदी का टाका जो कि 175 ग्रेन के, और तांबे का चित्तल। तो ये भी क्वेश्चन एक सेपरेट बनाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखनी है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने? तो इल्तुतमिश ने किया था। और चांदी का टाका और तांबे का जित्तल को प्रारंभ करने वाला इल्तुतमिश से था। ठीक है, और भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश ही था। तो इन तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, देख सकते हैं कि मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुब ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया था, या फिर बलबन था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट देख सकते दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि दिल्ली को जो वास्तविक रूप से संस्थापक इसी को माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, जैसे कि दिल्ली का पहला सुल्तान जो कि इल्तुतमिश था, और उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त किया था। यानी खलीफा के जो पद को धारण करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। ठीक है, जबकि ऐबक ने कोई पद धारण नहीं किया था। जैसे खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो कि उसने विजित किया, और सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। देख सकते हैं कि सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। इस प्रकार देख सकते हैं कि वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि अगर कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम अगर स्वतंत्र सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश से था। देख सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी को दावेदार ताजुद्दीन यालदोज और नसरुद्दीन कुबाचा को यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ऐबक के लिए खतरा बने हुए थे उनको यहाँ पर समाप्त कर दिया। आगे देख सकते हैं कि भारत में तुर्की राज को संगठित किया और मंगोल आक्रमण से बचाया, और राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, और सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया था। कौन? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली को तुर्कों की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया, और अपने नाम के सिक्के भी चलवा दिया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ठीक है, देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को, कुतुब ऐबक को, बलबन को, या फिर इल्तुतमिश को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही है गुलाम का गुलाम जो किसे कहा गया, तो ये बातें जो है इल्तुतमिश को ही कहा गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक देख सकते हैं, और मोहम्मद गौरी के गुलाम जो कुतुब ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुब ऐबक, और कुतुब ऐबक ने इल्तुतमिश को क्या किया था? खरीदा था। ठीक है, और ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदर यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो कि इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, तो देख सकते एक प्रकार से देखा जाए तो कुतुब ऐबक का इल्तुतमिश कौन था? तो दामाद था। ठीक है, तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश एक निम्नलिखित में से कौन जो मध्यकाल में भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ठीक है, तो ऑप्शन है कि रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, दुर्गावती थी, या फिर नूर जहां। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि दिल्ली जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नाम रजिया सुल्तान की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और हम लोग सब इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 40 तक वो रही थी। और देख सकते हैं कि इस्लाम परंपराओं को उल्लंघन उन्होंने किया था कौन, रजिया सुल्तान ने। और राजनीतिक दृष्टि से उससे राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा और जो उनके हाथों में केंद्रित करने पर बल दे दिया। ठीक है, देख सकते इस प्रकार इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत पर समर्थन किया, जो कि उस समय की परिस्थितियों में तुर्क राज्य में हित में था। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो रजिया सुल्तान की जो कार्यकाल था 1236 लेकर 1240 तक ये रही थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किस काल में आया था। ठीक है, देख सकते हैं कि चंगेज खां की बातें हो रही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, इल्तुतमिश के काल में, बलबन के काल में, या फिर ऐबक के काल में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर देख सकते हैं इल्तुतमिश के काल में आया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बातें हो रही है, ठीक है, कि मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और चंगेज खां के प्रकोप से देख सकते हैं कि राक्षस ख्वाजिम शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। ठीक है दोस्तों, मंगबरनी का नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के पीछा करते हुए जो चंगेज खां आया था। ठीक है, और देख सकते संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे, क्योंकि भागते भागते इल्तुतमिश के पास ही पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि वो पीछा कर रहा था उसको। और देख सकते हैं कि अतः इल्तुतमिश ने उसकी सहायता ना की। और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर इसको सहायता करेंगे तो पूरा दिल्ली को आकर तहस नहस कर देगा। ठीक है, कौन, चंगेज खां। तो चलिए यहाँ पर इतने समझने के प्रयास करते हैं। तो चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे देख सकते हैं चंगेज खां का मूल नाम था क्या था। देख सकते हैं कि खसूल खां था, या फिर एसुगई था, या फिर तेमुचिन था, या फिर ओगदी था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंगेज खां के जो मूल नाम क्या था, तेमुचिन था। ठीक है, आप चिन का था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने कि मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। ठीक है, देख सकते कि चंगेज खां का वास्तविक जो नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या फिर तेमुचिन था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कोचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। किससे, देख सकते कि एवाज को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, या फिर अली दान को, ठीक है, दारन को, या फिर मलिक जानी को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की जो पहाड़ियों में तेलिया गाड़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। ठीक है, और एवाज ने देख सकते इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर ली, और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्ति कर दिया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते रजिया जो कि बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। ठीक है, यानी कि रजिया बेगम को जो सत्ता से हटाने में, सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। देख सकते हैं अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, या फिर अरबों का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि रजिया बेगम को जो उनके पद से हटाने में देख सकते हैं कि तुर्कों का एक सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश तक रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था। ठीक है, और उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के एक विरुद्ध जो कि विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो देख सकते दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। क्या नाम था, देख सकते कि जलालुद्दीन बलबन था, इल्तुतमिश था, या फिर कुतुब ऐबक था, या गयासुद्दीन बलबन था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि दिल्ली के सुल्तान जो कि बलबन के पूरा नाम दे सकते हैं गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए और
इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो कि गैस-उद-दीन बलबन था, और बलबन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में दिल्ली सुल्तान के रूप में सल्तनत के बागडोर को संभाली। ठीक है, जैसे उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका वास्तविक नाम जैसे थे बहाउद्दीन जो कि बलबन था। ठीक है, और जैसे इल्तुतमिश की भांति वह इलवर्दी एक तुर्क था। ठीक है, तो इस ध्यान रखेंगे कि वो क्या था, एक तुर्क था। ठीक है, तो इस चलिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ठीक, देख सकते हैं कि इल्तुतमिश था, बलबन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, या फिर फिरोज शाह तुगलक था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जा रहा है विषय में कि उसने रक्त और लोह की नीति को अपनाई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर बातें करें दोस्तों, तो अगर बलबन की बात करें तब बलबन को जो कि रक्त और लोह नीति के यहाँ पर एक नीति को अपनाई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है कि बलबन के बारे में। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो जैसे कि बलबन के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है, और बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। देख सकते हैं कि सुल्तान के पद ईश्वर के सत्ता द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, तमाम बातें जो बताई जा रही। ठीक है, और आगे जैसे उसके अनुसार सुल्तान जो कि पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि यानी कि नियामक की खुदाई, और उसके स्थान पर पैगंबर के पश्चात यानी कि उसके बाद है। ठीक है, सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। ठीक है, तमाम बातें जो बताई जा रही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। देख सकते हैं कि इस कारण देख सकते जनसाधारण और सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं था। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी? ऑप्शन है कि तृतीय हिंद की, कैसरे हिंद की, जिल्ले इलाही की, या फिर दिन्ने इलाही की। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी? तो जिल्ले इलाही की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बलबन ने फारस के लोग परिचित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। ठीक है, और उनका अनुकरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। ठीक है, राजा को धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि यानी कि नियामक की खुदाई माना गया। ठीक है, और बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। ठीक है, आगे देख सकते राजा यानी कि जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, तमाम बातें जो बलबन के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध जो कि फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑप्शन है बलबन है, इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि भारत में प्रसिद्ध जो कि फारसी त्यौहार नौरोज को किसने प्रारंभ किया था। तो इसे बलबन के द्वारा इसे प्रारंभ करवाया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के रूप में अनुरूप नियम बनाए और उसे कठोरता से लागू किया। दे सकते हैं, और इस क्षेत्र में उसका जो आदर्श ईरानी बादशाह थे और उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। देख सकते हैं कि उसने सिजदा कहने का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस का मतलब होता है देख सकते हैं कि सुल्तान के चरणों को चूमना, एक प्रथा आरंभ किया था। कौन? तो बलबन के द्वारा ही किया गया। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, इसको मैंने आपको डिस्कशन के माध्यम से इसको आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष देख सकते हैं कि फारसी त्यौहार नौरोज को बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा को आरंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए के बाद उसने नियामक की खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और बी में उसने रक्त इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, और सी में उसने तुर्कान ए चहलगाई के प्रभाव को जो समाप्त किया, और डी में उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो अगर आप देखें
तो इसने इक़्तिदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि उसने नियामक की खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सी में बात उसने तुर्कान ए चहलगामी जो कि 40 एक तुर्कों का एक मतलब कि एक बनाया गया था गुट, उसको यहाँ पर समाप्त करने के काम बलबन के द्वारा किया गया। और उसने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया। ठीक है, तो तमाम बातें सही है आपको। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पर बलबन के बारे में पूरा एक साथ यहाँ बताने के प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो बलबन का जो वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी कि इसकी उपाधि उलूग खां की उपाधि किसने, नसीरुद्दीन महमूद दी थी। ठीक है, और जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की। ठीक है, सारे बातें आपको दोस्तों बलबन के बारे में बताई गई है। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखनी है। उसके शासनकाल देखा जब 1266 लेकर 1286 तक इसका शासन रहा था। ठीक है, और बलबन अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। उसके जो कि राजस्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजस्व से प्रेरित था। और बलबन ने राजा को नियामतें यानी खुदाई ईश्वर के प्रतिनिधि बताया। और देख सकते हैं आगे है कि सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं। ठीक है, बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह जो कि 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया था। ठीक है, आगे देख सकते इक़्तिदारी व्यवस्था का जो प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो बलबन के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन का बलबन है, कैकुबाद है, जलालुद्दीन खिलजी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें बताई जा रही है बलबन के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, इन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा के सहायक कहा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो भी 18 यानी कि 19 क्वेश्चन थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यह पहला जो कि पार्ट था। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे करके सभी हम लोग उस जो कि सल्तनत काल के जो भी वंश थे उसे हम देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को आप ऑन कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको मैं एक सीरीज के माध्यम से मैं सभी आप देख सकते हैं कि जो प्लेलिस्ट में हमारे बने हुए हैं सभी को मैं प्रतिदिन अपडेट करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।